बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से फाइलर बनने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या प्रोसेस इख्तियार करना चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड होता है और उनको इस सिलसिले में भरपूर रहनुमाई के लिए बहुत कम चांसेस मुयस्सर आते हैं और बड़े अफसोस के साथ जो है वो ये बात करनी पड़ती है कि हमारे इस फील्ड के अंदर जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मतलब कुछ नहीं जानते, सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं, वो फाइलर करने पर लगे हुए हैं। ख़ास तौर पर रजिस्टर सेंटर्स के बाहर देखें, कचहरियों के बाहर देखें, शहरों के अंदर जहाँ कंप्यूटर कंपोजर की दुकान है, सब लोग बड़े बड़े बोर्ड लगा कर बैठे हुए हैं, FBR का फाइलर करवाए। एक मार्केट सी बनी हुई है, एक मंडी सी लगी हुई है और सादा लोग उसमें ट्रैप होते हैं। और बड़ा चार्म ये होता है कि वो सस्ता के चक्कर में साफ ज़ाहिर है उन्हें पता है कि 1000 का चालान लगना है, उसके बाद जहाँ बंदा फंस जाए 500 में, 1000 में, 2000 में कर देते हो, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है कि वो करने वाले ज़ीरो ज़ीरो करके उनको रिकनसाइल करते हैं और उसके बाद उसको वो फाइलर का स्टेटस आ जाता है, 1000 का ATL चालान पे करते हैं और ना उनकी प्रॉपर्टीज़ डाली जाती हैं, एसेट्स नहीं डाले जाते, लाइबिलिटीज़ नहीं डाले जाते, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और एक्सपेंडिचर्स की डिटेल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो एक एक कॉलम में है, इनकम टैक्स रिटर्न को अगर देखा जाए तो कितने कॉलम हैं, कितने उसके अंदर पोर्शंस हैं और हर पोर्शन के अंदर उसकी प्रॉपर एंट्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होगा कि एट द एंड क्लाइंट प्रॉब्लम फेस करता है जब उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिस्टर्ब कर देते हैं ऐसे लोग, नॉन टेक्निकल लोग हैं जो अपने चंद रुपए की खातिर लोगों के हकूक़ से खिलवाड़ कर रहे होते हैं और उनके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं कि जो आने वाले दिनों में क्लाइंट के लिए परेशानी का पेशखैमा बन सकता है। तो हमेशा ऐसे लोगों से अपने आप को महफूज रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं तो वो दोस्त जिनको हमेशा गाइडलाइन रिक्वायर्ड होती है, तो 2025 और 26 में 30 जून 2025 के बाद से जो सिलसिला चल रहा है, IRS ने अपने सिस्टम को अपडेट किया हुआ है। तो अब सबसे पहले आपको अपने CNIC पर सिम चाहिए। आपके CNIC पर जो सिम होगी उस पर मैसेज आएगा, आपकी ईमेल पर मैसेज आएगा। अच्छा, अब एक और इसमें प्रॉब्लम होता है जो नॉन टेक्निकल लोग करते हैं या ज़्यादती करने वाले नासिर हैं, वो इस तरह से करते हैं कि उसमें मेल गलत डाल देते हैं और सम टाइम तो ऐसी मेल डलती है जो रिकवरी नहीं हो सकती। तो हमेशा कोशिश करें कि अपना ईमेल जो आपके मोबाइल में चल रहा है वही दें और वही यूज़ होना चाहिए और OTP भी उसी पे आना चाहिए। मोबाइल तो डेफिनेटली अब चेंज नहीं हो सकता, पहले तो आर्जी तौर पर मोबाइल लगाकर चेंज कर दिया करते थे, अब वही सिम ही एक्सेप्टेबल होगी, वही नंबर एक्सेप्टेबल होगा जो आपके CNIC पर होगा। उसके बाद आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को क्लियर करें। आप ज़राअत करते हैं तो अपनी ज़राअत की ज़मीन लिखवाएं कि मेरी इतनी ज़मीन है, फ़लाँ मौज़े के अंदर है, क्या वरासती है, ठीक है, तमलीक है, पेरेंट्स की तरफ से आई है, गिफ्ट है, ठीक है। अगर परचेज़ की है, कौन से साल में परचेज़ की है, कितने की परचेज़ की है, कौन सी डेट को की है, कौन सा मौज़ा है, कौन सी तहसील है, कौन सा ज़िला है, पूरी डिटेल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने ज़मीन को ठेके पर दिया हुआ है, मुस्ताजरी पर है, तब भी आप सुधरे इनकम भी लेकर आएंगे। और उसके बाद आपकी ज़राअत के अगर आप एवरेज इनकम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि खसरा गिरदावरी आपके नाम पर होना चाहिए, पटवारी का रिकॉर्ड आपके नाम पर होना चाहिए, ताकि आपका एक ट्रांजैक्शन चैनल क्लियर हो सके। और उसके लिए जितना आपका टैक्स बनता है वो आप तहसील ऑफिस में जो वासिल बाकी ब्रांच होती है वहाँ से अपना चालान बनवाएं और उसको नेशनल बैंक में पे किया करें, ताकि जिस हिसाब से आप अपनी आमदन शो कराना चाहते हैं उस हिसाब से आपका टैक्स पे भी होना चाहिए। और ये आपको आपका जो लीगल कौंसल है, कौन वकील है, जो एडवोकेट हैं, आपके लीगल एडवाइज़र हैं, वो आपको इस सिलसिले में गाइड करेंगे।
या आपके टैक्स प्रैक्टिशनर है वो आपको इस सिलसिले में गाइड करेंगे। तो ये तो हो गया ज़राअत के हवाले से। दूसरा है कि अगर आपकी इनकम आती है बिजनेस से, तो बिजनेस पे जितना टैक्स बनता है वो पे होना चाहिए। और जो एडजस्टेबल टैक्सेस है ख़ासतौर पे 236G 236H, ख़ासतौर पे जो रिटेलर्स होते हैं, ख़ासतौर पे मेडिकल स्टोर वाले या करियाना वाले या जनरल स्टोर्स वाले, तो मल्टीनेशनल कंपनीज और अच्छे जो प्रॉपर सिस्टम के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपका विदहोल्डिंग टैक्स 2.5 के हिसाब से नॉन फाइलर का और फाइलर का 0.5% के हिसाब से जो है वो डिडक्ट करते हैं। और वो आपके FBR के पूरे जो मालूमात पोर्टल है उस पर आ जाता है। तो उसमें से एडजस्टमेंट हो जाएगी, जो आपकी सरप्लस जो आपने आमदनी बनाई है उससे ज़्यादा, उसका टैक्स आपको पे करना होगा एडमिटेड टैक्स के ज़रिए। इसी तरह से जो सैलरी वाले दोस्त हैं, अच्छा जो बिज़नेस वाले हैं, उनको अपने बिज़नेस एसेट्स भी क्लियर करना चाहिए कि कितने बिज़नेस एसेट्स हैं और कितना आपका जो है वो सेल है, परचेज है। जिस तरह से पूरा प्रॉपर आपका लेजर बनता है, सेल परचेज है, एसेट्स हैं और नेक्स्ट ईयर का जो स्टॉक बचा हुआ है और जो करंट ईयर का स्टॉक था, सेल थी, परचेज थी, प्रॉफिट, GP और पूरे जो बिज़नेस एक्सपेंसेस हैं, आपके किराया है, बिजली के बिल हैं, उसके बाद जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, प्रोफेशनल टैक्सेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं और बिज़नेस को रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं। इसी तरह से जो हमारे सैलरीड पर्सन लोग होते हैं, उनको अपनी सैलरी के लिए जो सैलरी स्लिप्स मिलती हैं अपने इदारों से, उसके मुताबिक सैलरी, या तो कुछ इदारे ऐसे होते हैं कि जिनका डायरेक्ट रिकॉर्ड अवेलेबल होता है FBR में, जैसे गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सबका रिकॉर्ड FBR में अब शो हो जाता है, पहले नहीं होता था। इसी तरह से जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनका प्रॉपर सिस्टम है और FBR से प्रॉपर लिंक हैं, उनका डाटा भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन बेहतर यह है कि अपनी सैलरी स्लिप्स आप संभाल कर रखें, क्योंकि उसके अंदर आपकी टैक्स की पूरी डिटेल होती है कि विदहोल्डिंग टैक्स जो आपका बनता था, कटा है, वो आपका एडजस्टेबल टैक्स होता है, तो वो उसके अंदर शो हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं दोस्त, तो वो अपने इदारों से जो है वो अपनी सैलरी स्लिप्स तलब किया करें कि हमें सैलरी स्लिप्स दी जाए, ताकि उनका डाटा प्रॉपरली जो है वो मैनेज किया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसी तरह से अपने एक्सपेंसेस के पूरे डिटेल के, बच्चों के एक्सपेंसेस क्या हैं, एक तो आपके बिजनेस एक्सपेंस थे या ज़राअत के एक्सपेंसेस थे, वो निकल गए। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंस की तरफ बात कर रहे हैं कि बिजली के बिल कितने हैं, गैस के बिल कितने हैं, मोबाइल का यूज़ कितना है, बच्चों की फ़ीसें कितनी हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, वो तमाम नियर बाय जो है वो नियर टू करेक्ट डाटा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट जो है ये डिटेल दी जा सके। इसी तरह से उस माली साल के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस के, कोई गाड़ी ली है, प्लॉट ली है, गाड़ी बेची है, प्लॉट बेचा है, बैंक के अंदर आपको 30 जून को बैलेंस कितना था, ट्रांजैक्शंस कितनी है, और इसी तरह से कोई प्राइस बॉन्ड है आपका, वो उसके अंदर आपका इनाम आया है या गोल्ड लिया परचेज़ किया है जो आपने डाला हुआ है। इसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसी तरह से आपकी कोई लाइबिलिटी है, आपने कहीं से लोन लिया है, बैंक से लोन है, कोई और लोन है, तो वो तमाम चीज़ें ये आपकी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तब तो फाइलर होने का फ़ायदा है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे तो तब आपको फाइलर होने का जो ट्रांजैक्शंस क्लियर नहीं है, जब चैनल क्लियर्स नहीं होंगे, जब आपका पूरा सिस्टम बैलेंस नहीं होगा, तब डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी। FBR के ऑडिट होते हैं, FBR के ऑडिट में वहाँ हर चीज़ जस्टिफाई करनी होती है। अगर आपका जो नॉन प्रैक्टिशनर किस्म का इंसान है, जो नॉन टेक्निकल शख्स है, जो आपकी रिटर्न फाइल कर रहा है हर साल और 0 ही किया जा रहा है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जो बंदे 5-5 साल से फाइलर है और हर साल ज़ीरो, हर साल ज़ीरो, हर साल ज़ीरो। तो कोशिश किया करें कि आप उसके लिए एक तोड़ है, अगर आप उसको कर सकें। सबसे पहले तो आपकी सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए, वो बंदा आप सिलेक्ट करें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए जो शख्स कानून जानता है। इनकम टैक्स की रिटर्न की हर एंट्री इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ताबे है कि किस तरीके से होनी चाहिए।
और जो शख्स कानून नहीं जानता वो तो फिर साफ ज़ाहिर है अपने हिसाब से जितना उसको आता है, जो उसको पता है, जो पता लग गया है, वो उतना ही करता रहेगा। तो ऐसे मामलात से बचने के लिए बेहतर ये है कि सबसे पहले तो अपना जीमेल डलवाएँ, आपका नंबर डल जाएगा। फिर उसके बाद उनसे तलब करें कि मुझे इस टैक्स रिटर्न का प्रिंट चाहिए, गोशवारे का प्रिंट चाहिए पेपर पर। तो फिर आपको पता लगेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। जिस दिन आपने प्रिंट लेना शुरू कर दिया उस दिन आपके गोशवारे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप इस चीज़ को आजमा कर देख लें। तो और जो आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनकी ज़मीन बेची है या ली है, उसकी रजिस्ट्री कॉपी रखें। जो आपने मोटरसाइकिल बेचा लिया उसको बायोमेट्रिक कराएं, गाड़ी ली उसको बायोमेट्रिक कराएं। इसी तरह से अगर आपने गोल्ड लिया बेचा है तो सुनारे से रसीद लें। अगर आपने कोई गिफ्ट आपको वालिद साहब दे रहे हैं तो आप अपने वालिद साहब के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएंगे और उनसे एक गिफ्ट डीड लेंगे। बैंक से बैंक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि दे दिए थे कर दिए थे, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर चैनल होना चाहिए। जिन लोगों को बाहर से रकम आती हैं उनके भी बैंक से होने चाहिए, और जो बाहर वाले हैं वो अपने अकाउंट में सेंड करें। अकाउंट बनाएं यहाँ पर, फॉरेन के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके अपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ भी उनका अपना अकाउंट हो, पाकिस्तान में भी उनका अपना अकाउंट हो, उसमें ट्रांसफ़र करें। तो इस तरीके से अपने एहतियात के साथ चलना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।